आज की कहानी है मैट्रिमोनियल। पंकज कई दिनों से सोच रहा था कि रामचंद्र बाबू के यहाँ हो आया जाए, पर कुछ संयोग ही नहीं बना। दरअसल महानगरों की यही सबसे बड़ी कमी है कि सबके पास समय की कमी है। दिल्ली शहर फैलता जा रहा है। 15-20 किलोमीटर की दूरी को ज्यादा नहीं माना जाता। फिर मेट्रो ने दूरियां को कम कर दिया है। लोगों का आना जाना आसान लगने लगा है। पंकज ने तय किया कि कल रविवार है, हर हाल में रामचंद्र बाबू से मुलाकात करनी ही है। किसी के यहाँ जाने से पहले एक फोन कर लेना तहजीब मानी जाती है और सहूलियत भी। क्या मालूम आप 20 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचे और पता चला कि साहब सपरिवार कहीं गए हैं। तब आप फोन करते हैं, मालूम होता है कि वे तो इंडिया गेट पर हैं। मन मारकर वापस आना पड़ता है। मूड तो खराब होता ही है, दिन भी खराब हो जाता है। पंकज ने देर करना मुनासिब नहीं समझा। उसने मोबाइल निकालकर रामचंद्र बाबू को फोन मिलाया। रामचंद्र बाबू घर पर ही थे। दरअसल वे उम्र में पंकज से बड़े थे। वे रिटायर हो चुके थे। उन्होंने 45 साल की उम्र में वीआरएस ले लिया था। आज 50 के हो चुके हैं। हेलो, मैं हूँ, पंकज ने कहा। अरे वाह, उधर से आवाज आई। काफी दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मुझे क्या होना है, बढ़िया हूँ। कहाँ हो? अभी तो ऑफिस में ही हूँ। कल क्या कर रहे हैं? कहीं जाना तो नहीं है? जाना तो है, पर सुबह जाऊंगा। 10-11 बजे तक वापस आ जाऊंगा। क्यों, तुम आ रहे हो क्या? हाँ, बहुत दिन हो गए। तो आ जाओ, मैं बाद में चला जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो लंच के बाद ही आऊंगा। आप आराम से जाइए। वैसे जाना कहाँ है? वही, रीनी के लिए लड़का देखने। नारायणा में बात चल रही थी ना, तुम्हें बताया तो था। फोन पर साफ बात नहीं कर रहे हैं, टाल रहे हैं। इसीलिए सोचता हूँ एक बार हो आऊं। ठीक है, हो आइए। पर मुझे नहीं लगता कि वहां बात बनेगी। वे लोग मुझे जरा घमंडी लग रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है। कल फाइनल कर ही लेता हूँ। फिर तुम अपनी भाभी को तो जानते ही हो। ठीक है, बल्कि यही ठीक होगा। भाभी जी कैसी हैं? उनका घुटना अब कैसा है? ठीक ही है। डॉक्टर ने जो एक्सरसाइज बताई है वह करें तब ना। और नीरज आया था क्या? अरे हाँ, आजकल आया हुआ है, एकदम ठीक है। तुम्हारे बारे में आज ही पूछ भी रहा था। खैर, तुम कितने बजे तक आ जाओगे? मैं 4 बजे के करीब आऊँगा। ठीक है, चाय साथ पियेंगे, फिर खाना खाकर जाना। रिनी की कहीं और भी बात चल रही है क्या? देखते रहना चाहिए, एक के भरोसे तो नहीं बैठे रहा जा सकता ना। चल रही है ना, अब आओ तो बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। ठीक है, तो कल पहुंचता हूँ। फोन रखता हूँ, बाय। मोबाइल फोन का यही चलन है। शुरुआत में तो नमस्कार प्रणाम होता है और ना ही अंत में होता है। बस बाय कहा और बात खत्म। रामचंद्र बाबू के एक लड़का नीरज व लड़की रिनी है। रिनी बड़ी है, वह एमबीए करके नौकरी कर रही है। 6.5 लाख रुपए सालाना का पैकेज है। नीरज बीटेक करके 3 महीने से एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है। रामचंद्र बाबू रिनी की शादी को लेकर बेहद परेशान थे। दरअसल उनके बच्चे शादी के बाद देर से पैदा हुए थे। पढ़ाई, नौकरी व करियर के कारण पहले तो रिनी ही शादी के लिए तैयार नहीं थी। जब राजी हुई तो उसकी उम्र 28 साल थी। देखते देखते समय बीतता गया और रिनी अब 30 वर्ष की हो गई, लेकिन शादी तय नहीं हो पाई। नाते रिश्तेदारों व दोस्तों को भी कह रखा था, अखबारों में भी विज्ञापन दे दिया था, मैट्रिमोनियल साइट्स पर भी प्रोफाइल डाल रखा था। अब जब अखबार ने उनका विज्ञापन 30+ वाली श्रेणी में रखा है, तब उन्हें लगा कि वाकई देर हो गई है। वे काफी परेशान हो गए। पंकज जब उनके यहाँ पहुंचा तो 4 ही बजे थे। रामचंद्र बाबू घर पर ही थे। पंकज का उन्होंने गर्म जोशी से स्वागत किया। उनके चेहरे पर चमक थी। पंकज को लगा रिनी की बात कहीं बन गई है। क्या हाल है रामचंद्र बाबू? पंकज ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। हाल बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है। रिनी की शादी की बात कुछ आगे बढ़ी क्या? हाँ, चल तो रही है। देखो, सब कुछ ठीक रहा तो शायद जल्द ही फाइनल हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। नारायणा वाले तो अच्छे लोग निकले।
नारायणा वाले नहीं, वे लोग तो अभी भी टाल रहे हैं। मैं गया था तो बोले कि 2-3 हफ्ते में बताएंगे। फिर कहाँ की बात कर रहे हैं। रामचंद्र बाबू खिसक कर उसके नजदीक आ गए। बड़ा बढ़िया प्रपोजल है। इंटरनेट से संपर्क हुआ है। इंटरनेट से? वह कैसे? मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। इंटरनेट पर मैट्रिमोनियल की बहुत सी साइट्स हैं। वे लड़के और लड़कियों की डिटेल रखते हैं। उन पर अकाउंट बनाना होता है। मैंने रिनी का अकाउंट बनाया था। मुंबई के बड़े लोग हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट किया था। लड़का क्या करता है? लड़का एमटेक है, आईआईटी मुंबई से। जेट एयरवेज में चीफ इंजीनियर मेंटेनेंस है। 22 लाख रुपए सालाना का पैकेज है। तुम तो उसका फोटो देखते ही पसंद कर लोगे। एकदम फिल्मी हीरो या मॉडल लगता है। अकेला लड़का है, कोई बहन भी नहीं है। चलिए, यह तो अच्छी बात है। उसका बाप क्या करता है? बिजनेसमैन है। मुंबई में 2 फैक्ट्रियां हैं। 2 फैक्ट्रियां? फिर तो बहुत बड़े आदमी हैं। बहुत बड़े। कहने लगे इतना कुछ है उनके पास कि संभालना मुश्किल हो रहा है। लड़के का मन बिजनेस में नहीं है, नहीं तो नौकरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कह रहे थे बिजनेस तो रिनी ही संभालेगी। एमबीए जो है। घर में 3-3 गाड़ियां हैं। रामचंद्र बाबू खुशी में कहे जा रहे थे। इसका मतलब है कि आपकी बात हो चुकी है। बात तो लगभग रोज ही होती है। एक्सेप्ट करने के बाद साइट वाले कॉन्ट्रैक्ट नंबर दे देते हैं। जितेंद्र जी कहने लगे कि जब से आपसे बात हुई है, दिन में एक बार बात किए बिना चैन ही नहीं मिलता। कई बार तो रात के 12 बजे भी उनका फोन आ जाता है। व्यस्त आदमी है ना। कुछ लेन देन की बात हुई है क्या? मैंने इशारे में पूछा। कहने लगे कुछ नहीं चाहिए, न सोना न रुपया न कपड़ा, बस शादी शादी। बाकी वे लोग बाद में किसी होटल में पार्टी करेंगे। होटल का नाम याद नहीं आ रहा है। कोई बड़ा होटल है। घर में और कौन कौन है? बस माँ है और कोई नहीं है। नौकर चाकरों की तो समझो फौज है। आपने रिश्तेदारी तो पता की ही होगी। कोई कॉमन रिश्तेदारी पता चली क्या? मैंने पूछा था। दिल्ली में कोई नहीं है। मुंबई में भी सभी दोस्त परिचित ही हैं। वैसे बात तो वे सही ही कह रहे हैं। अब हमारी ही कौन सी रिश्तेदारियां बची हैं? एक आध को छोड़ दो तो सबसे संबंध खत्म ही हैं। मेरे बाद नीरज और रिनी क्या रिश्तेदारियां निभाएंगे भला? खत्म ही समझो। चलिए ठीक ही है, बात आगे तो बढ़े। वैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शादी ब्याह का मामला है, कुछ सावधानियां तो बरतनी ही पड़ती हैं। हाँ, सो तो है ही। मैं सावधान तो हूं ही, पर सावधानी के चक्कर में इतना अच्छा रिश्ता कैसे छोड़ दूं? रिनी की उम्र तो तुम देख ही रहे हो। नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। फिर भी जितना हो सके बैकग्राउंड तो पता कर ही लेना चाहिए। वो तो करूंगा ही भाई। चाय वाय पीकर पंकज वापस चला गया। सब कुछ तो ठीक था, पर एक बात थी जो अजीब लग रही थी उसे। आखिर उन लोगों को रिनी में ऐसी कौन सी खासियत नजर आ गई थी जो वे शादी के लिए एकदम तैयार हो गए। बहरहाल शादी ब्याह तो जहाँ होना है वहीं होगा। फिर भी चलते चलते उसने इतना कह दिया कि आप एक बार मुंबई जाकर परिवार, फैक्ट्रियां वगैरह देख आइए। कम से कम तसल्ली तो हो जाएगी। उन्होंने जाने का वादा किया। अगले शनिवार रामचंद्र बाबू ने पंकज को फोन किया। अरे, कहाँ हो भाई? क्या हाल है? मुझे उनका स्वर उत्तेजित लगा। मैं घर पर ही हूँ, पंकज ने कहा। क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। कल का कोई प्रोग्राम तो नहीं है? नहीं। पर क्या हुआ? तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है। अरे, वह रीनी वाला संबंध है ना, वही लोग कल आ रहे हैं। आ रहे हैं? पर क्यों? अरे, लड़की देखने भाई। सब ठीक रहा तो कोई रस्म भी कर देंगे। जरा विस्तार से बताइए। पर रुकिए, क्या आप मुंबई हो आए? घर परिवार देख आए क्या? अरे कहाँ, मैं बताता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद उनका फोन आ गया था। काफी बातें होती रहीं। पॉलिटिक्स पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। बड़े बिजनेसमैन हैं। 2-2 फैक्ट्रियां हैं। पॉलिटिक्स पर नज़र तो रखनी ही पड़ती है। फिर मैंने उनसे कहा कि अपना पूरा पता बता दीजिए, मैं आकर मिलना चाहता हूँ। कहने लगे आप क्यों परेशान होते हैं, लेकिन आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। वर्ली में किसी से भी स्टील फैक्ट्री वाले जितेंद्र जी पूछ लीजिएगा, घर तक पहुंचा जाएगा। कहने लगे कि फ्लाइट बता दीजिए, ड्राइवर एयरपोर्ट से ले लेगा। बहुत बढ़िया। मैंने कहा हवाई जहाज से नहीं,
मैं तो ट्रेन से आऊँगा। तो बोले, टाइम बता दीजिएगा, स्टेशन से ही ले लेगा। बल्कि वे तो जिद करने लगे कि हवाई जहाज़ का टिकट भेज देता हूँ, 2 घंटे में पहुँच जाइएगा। मैंने किसी तरह से मना किया। फिर फिर क्या, मैं रिजर्वेशन ही देखता रह गया और कल सुबह सुबह ही उनका फोन आ गया। अच्छा, हाँ, उन्होंने बताया कि वे 15 दिनों के लिए स्वीडन जा रहे हैं। वहाँ उनका माल एक्सपोर्ट होता है ना। पत्नी भी साथ में जा रही हैं। पत्नी की राय से ही उन्होंने फोन किया था। उनकी पत्नी का कहना था कि जाने से पहले लड़की देख लें और ठीक हो तो कोई रस्म भी कर देंगे। सो बोले, हम इतवार को आ रहे हैं। बड़ी जल्दी जल्दी का प्रोग्राम बन रहा है। क्या लड़का भी साथ में आ रहा है? ये लो, लड़का नहीं आएगा भला? बड़ा व्यस्त था, पर जितेंद्र जी ने कहा कि आपने भी तो नहीं देखा है। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को देख लें, बात कर लें, तभी तो हमारा काम शुरू होगा ना। यह तो ठीक बात है। कहाँ ठहराएंगे उन्हें? पंकज जानता था कि रामचंद्र बाबू का मकान बस साधारण सा ही है। एसी भी नहीं है, सिर्फ कूलर है। ठहरेंगे नहीं, उसी दिन लौट जाएंगे। पर आएंगे तो एयरपोर्ट पर ही ना। नहीं भाई, बड़े लोग हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि जब जा ही रहे हैं तो लुधियाना में अपने भाई के यहाँ भी हो लें। अब उनका प्रोग्राम है कि वे आज ही फ्लाइट से लुधियाना आ जाएंगे। ड्राइवर गाड़ी लेकर लुधियाना आ जाएगा। कल सुबह 8 बजे घर से निकलकर 11 बजे तक दिल्ली पहुँच जाएंगे। वह लड़की देखकर लुधियाना वापस लौट जाएंगे। वहीं से मुंबई का हवाई जहाज पकड़ेंगे। ड्राइवर गाड़ी वापस मुंबई ले जाएगा। बड़ा अजीब प्रोग्राम है। उनके साले के पास गाड़ी नहीं है क्या, जो मुंबई से ड्राइवर गाड़ी लेकर आएगा? उसकी भी तो लुधियाना में फैक्ट्री है। बड़े लोग हैं, क्या मालूम अपनी गाड़ी में ही चलते हों। क्या मालूम। लेकिन आप जरा घर ठीक ठीक से डेकोरेट कर लीजिएगा। अरे, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ भाई, मेरा घर उनके स्तर का नहीं है। होटल रेडिसन में 6 लोगों का लंच बुक कर लिया है। पहला इम्प्रेशन ठीक होना चाहिए। चलिए, यह आपने अच्छा किया। नीरज तो है ही ना। वह तो है, पर भाई तुम आ जाना। बड़े लोग हैं, तुम ठीक से बातचीत संभाल लोगे। मैं क्या बात कर पाऊंगा? तुम रहोगे तो मुझे सहारा रहेगा। तुम 10:30 बजे तक रेडिसन होटल आ जाना, हम वहीं मिल जाएंगे। मैं समय से पहुंच जाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। सारी बातें उसे कुछ अजीब सी लग रही थी। पंकज ने मन ही मन तय किया कि रामचंद्र बाबू से कहेगा कि कल कोई रस्म ना करें, जरा रुक कर करें और हो सके तो मुंबई से लौट कर करें। पंकज घर से 10 बजे ही होटल रेडिसन के लिए निकल गया। आधा घंटा तो लग ही जाना था। आधे रास्ते में ही था कि मोबाइल की घंटी बजी। नंबर रामचंद्र बाबू का ही था। क्या हो गया रामचंद्र बाबू? मैं रास्ते में हूँ, पहुँच रहा हूँ। अरे, जल्दी आओ भैया, गजब हो गया। गजब हो गया? क्या हो गया? तुम आओ तो, लेकिन जल्दी आओ। मैं बस 10 मिनट में रेडिसन पहुंच जाऊंगा। रेडिसन नहीं, रेडिसन नहीं, घर आओ, जल्दी आओ। मैं घर ही पहुंचता हूं, पर आप घबराइए नहीं। अगले स्टेशन से ही उसने मेट्रो बदल ली। क्या हुआ होगा? फोन उन्होंने खुद किया था। घबराए जरूर थे, पर बीमार नहीं थे। कहीं रीनी ने तो कोई ड्रामा नहीं कर दिया? दरवाजा नीरज ने खोला। सामने ही सोफे पर रामचंद्र बाबू बदहवास लेटे थे। उनकी पत्नी पंखा झल रही थी। वह रीनी पानी का ग्लास लिए खड़ी थी। पंकज को देखते ही झटके से उठकर बैठ गए। गजब हो गया भैया, अब क्या होगा? पहले शांत हो जाइए, घबराने से क्या होगा? हुआ क्या है? एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया। किसका एक्सीडेंट हो गया? जितेंद्र जी का एक्सीडेंट हो गया भैया। अब अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था। अरे नीरज, जल्दी जाओ बेटा, देरी ना करो। नीरज ने जाने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। 1 मिनट, पंकज ने रामचंद्र बाबू को रोका। पहले बताइए तो, क्या एक्सीडेंट हुआ? कहाँ हुआ? कोई सीरियस तो नहीं है? अरे मैं क्या बताऊं? रामचंद्र बाबू जैसे बिलक पड़े। कहीं वे मेरी रीनी को मनहूस ना समझ लें। अब क्या होगा भैया? मैं बताता हूँ अंकल। नीरज बोला, जो कुछ व्यवस्थित लग रहा था। अभी 9:30-10 बजे के बीच में जितेंद्र अंकल का फोन आया था। उन्होंने बताया कि ठीक 8 बजे वे लुधियाना से दिल्ली अपनी कार से निकल लिए थे। उनकी पत्नी व बेटा भी उनके साथ थे। दिल्ली से करीब 45 किलोमीटर दूर शामली गांव के पहले उनकी विदेशी गाड़ी की किसी कार से साइड से टक्कर हो गई। कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं है, सभी लोग स्वस्थ हैं। किसी को कोई चोट नहीं आई है।
तब समस्या क्या है? वे आते क्यों नहीं? कार वाले ने समस्या खड़ी कर दी है। वह पैसे मांग रहा है। कोई दरोगा भी आ गया है। फिर कार वाले से 50,000 रुपये में समझौता हुआ है, तो उन्होंने दे दिए कि नहीं? उनके पास नगद 25,000 रुपये ही हैं। उन्होंने बताया कि पास में ही एक एटीएम है, पर अंकल का कार्ड चल ही नहीं रहा। अरे, तुम जाकर उनके खाते में 25,000 डाल क्यों नहीं देते बेटे? रामचंद्र बाबू कल्पे। अब तक तो डालकर भी आ जाते। पंकज ने प्रश्न सूचक दृष्टि से नीरज की तरफ देखा। अंकल के ड्राइवर का एटीएम कार्ड चल रहा है, पर उसके खाते में रुपए नहीं हैं। अंकल ने पापा से कहा है कि वे ड्राइवर के खाते में 25,000 रुपये जमा कर दें। वे दिल्ली आकर मैनेज कर देंगे। ड्राइवर का एटीएम कार्ड भारतीय स्टेट बैंक का है। मैं वहीं जमा कराने जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको नीरज, मुझे मामला कुछ उलझा सा लग रहा है। रामचंद्र बाबू, आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा है? कैसा अटपटा? उन्होंने अपने साले से लुधियाना, जहां रात में रुके भी थे, रुपया जमा कराने के लिए क्यों नहीं कहा? शायद रिश्तेदारी में ना कहना चाहते हो, तो आपसे क्यों कहा? आपसे तो नाजुक रिश्तेदारी होने वाली है। शायद मुझ पर ज्यादा भरोसा हो। कैसा भरोसा? अभी तो आप लोगों ने एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखा है। फिर दो दो फैक्ट्रियों के किसी मैनेजर को फोन करके रुपया जमा करने को क्यों नहीं कहा? अरे, दिल्ली से 45 किलोमीटर दूर ही तो हैं वे। मुंबई दूर है। क्या बात करते हैं? कंप्यूटर के लिए क्या दिल्ली क्या मुंबई? लड़का भी तो साथ है, उसका भी कोई कार्ड नहीं चल रहा है। आजकल तो कई कई क्रेडिट डेबिट कार्ड रखने का फैशन है। क्या मालूम? रामचंद्र बाबू भी सोच में पड़ गए। किसी का कार्ड नहीं चल रहा है, सिर्फ ड्राइवर का कार्ड चल रहा है। बात जरा समझ में नहीं आ रही है। तो क्या किया जाए भैया? बड़ी नाजुक बात है। अगर सच हुआ तो बात बिगड़ी ही समझो। इसीलिए तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। नहीं, तुम साफ बोलो। अब बात फंस गई है। यह फ्रॉड हो सकता है। आप रुपए जमा करा दें और फिर वे फोन ही ना उठाएं, तो आप उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? 25,000 रुपये का रिस्क है। नीरज धीरे से बोला। मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। बताओ, अब क्या किया जाए? नीरज, तुम्हें अकाउंट नंबर तो बताया है ना? हाँ, ड्राइवर का अकाउंट नंबर बताया है। स्टेट बैंक का है। इसी में जमा करने को कहा है। चलो, सामने वाले पीसीओ पर चलते हैं। तुम उनको वहीं से फोन करो और कहो कि बैंक वाले बिना खाता होल्डर की आईडी प्रूफ के रुपया जमा नहीं कर रहे हैं। कह देना मैं मैनेजर साहब के कैबिन से बोल रहा हूँ। आप इन्हीं के फैक्स पर ड्राइवर की आईडी व अकाउंट नंबर फैक्स कर दें। वैसे ऐसा कोई नियम नहीं है। 25,000 रुपये तक जमा किया जा सकता है। हो सकता है वे ऐसा कुछ कहें, तो कहना लीजिए मैनेजर साहब से बात कर लीजिए। तब फ़ोन मुझे दे देना। मैं कह दूंगा कि अब यह नियम आ गया है। इससे क्या होगा? आईडी और अकाउंट नंबर का फैक्स पर आ गया तो रुपया जमा कर देंगे, वरना तो समझना फ्रॉड है। अगर वहां फैक्स सुविधा ना हुई तो? रामचंद्र बाबू बोले। जब एटीएम है तो फैक्स भी होगा। फिर उन्हें तो कहने दीजिए ना। ठीक है, ऐसा किया जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है। रामचंद्र बाबू के दिमाग में भी शक की सुई घूमी। पंकज व नीरज पीसीओ पर आए। उसका फैक्स नंबर नोट किया व फिर नीरज ने फोन मिलाया। अंकल नमस्ते। नीरज बोला। मैं रामचंद्र जी का बेटा नीरज बोल रहा हूँ। उधर से कुछ कहा गया? नहीं अंकल, बैंक वाले रुपए जमा नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं अकाउंट होल्डर का आईडी प्रूफ चाहिए। मैं बैंक से ही बोल रहा हूँ। नीरज उधर की बात सुनता रहा। लीजिए, आप मैनेजर साहब से बात कर लीजिए। नीरज ने फोन काट दिया। क्या हुआ? मैंने दोबारा पूछा। उन्होंने फोन काट दिया। नीरज बोला। काट दिया? पर कहा क्या? मैंने अपना परिचय दिया तो अंकल ने पूछा कि रुपया जमा किया कि नहीं। मैंने बताया कि बैंक वाले जमा नहीं कर रहे हैं, तो अंकल बिगड़ गए। बोले कि इतना सा काम नहीं हो पा रहा है। मैंने जब कहा कि लीजिए बात कर लीजिए तो फोन ही काट दिया। फिर मिलाओ। नीरज ने फिर से फोन मिलाया, लेकिन लगातार स्विच ऑफ आता रहा। पंकज ने राहत की सांस ली। अब चलो। वे दोनों वापस घर आ गए व रामचंद्र बाबू को विस्तार से बताया। हो सकता है गुस्सा हो गए हों, परेशान होंगे। वे सशंकित थे। आप मिलाइए। रामचंद्र बाबू ने भी फोन मिलाया, पर स्विच ऑफ आया।
15 मिनट रुककर मिलाइए। 15-15 मिनट रुककर 4 बार मिलाया गया, हर बार स्विच ऑफ ही आया। ये साले वाकई फ्रॉड थे। आखिरकार रामचंद्र बाबू खुद बोले, नहीं तो हमारी रिनी कौन सी ऐसी हूर की परी है कि वे लोग शादी के लिए मरे जा रहे थे। उनका मतलब सिर्फ 25,000 रुपये लूटना था। ऐसे नहीं, पंकज ने कहा, अभी और डिटेल निकालता हूँ। उसने अपने दोस्त अखिल को फ़ोन किया जो एसबीआई की एक ब्रांच में था। उसने उस अकाउंट नंबर बताकर खाते की पूरी डिटेल बताने को कहा। उसने देखकर बताया कि उक्त खाता बिहार के किसी सुदूर गांव की शाखा का था। जरा 1 महीने का स्टेटमेंट तो निकालो। पंकज ने कहा, नहीं यार, यह नियम के खिलाफ होगा। पंकज ने जब उसे पूरा विवरण बताया तो वह तैयार हो गया। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भाई, कई पेज में आएगा। 1 हफ्ते का निकाल दो। मैं नीरज नाम के लड़के को भेज रहा हूँ, प्लीज उसे दे देना। ठीक है। नीरज मोटरसाइकिल से जाकर स्टेटमेंट ले आया। 1 सप्ताह का स्टेटमेंट 2 पेज का था। 6 दिनों में खाते में 7,30,000 रुपये जमा कराए गए थे। वे सभी निकाल भी लिए गए थे। सारी जमा राशियां 5,000 रुपये से 35,000 रुपये की थीं। उस समय खाते में सिर्फ 1,300 रुपये थे। स्टेटमेंट में साफ पता चल रहा था कि सारे जमा रुपए अलग अलग शहरों में किए गए थे। रुपए जमा होते ही रुपए एटीएम से निकाल लिए गए थे। अब तस्वीर साफ थी। रामचंद्र बाबू सिर पकड़कर बैठ गए। देख लिया आपने, एक ड्राइवर के खाते में 1 हफ्ते में 7 लाख से ज़्यादा जमा हुए हैं। फैक्ट्रियां तो उसकी ही होनी चाहिए। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, बच गए आप। कहीं कोई लड़का नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। यहीं कहीं दिल्ली, मुंबई या कानपुर, जौनपुर जगह पर कोई मास्टरमाइंड थोड़े से जाली सिम कार्ड वाले मोबाइल लिए बैठा है और सिर्फ फ़ोन कर रहा है। सब झूठ है। मैं महामूर्ख हूँ, उसने मुझे सम्मोहित कर लिया था। यही उनका आर्ट है। सिर्फ बातें करके हर हफ्ते लाखों रुपए पैदा कर रहे हैं। इसकी तो एफआईआर होनी चाहिए। रामचंद्र बाबू सोच में पड़ गए और बोले, जाने दो भैया, लड़की का मामला है, बदनामी तो होगी ही। थाना कोर्ट कचहरी अलग से करनी पड़ेगी। फिर हम तो बच गए। आप 25,000 रुपये लुटाने पर भी कुछ नहीं करते। कोई नहीं करता, किसी ने नहीं किया। लड़की का मामला है सभी के लिए। कोई कुछ नहीं करेगा, यह वो लोग जानते हैं और इसी का वे फायदा उठा रहे हैं। हम लोग तुम्हारी वजह से बच गए। एक बार फोन तो मिलाइए रामचंद्र बाबू, हो सकता है वे लोग रेडिसन में इंतजार कर रहे हों। रामचंद्र बाबू ने फोन उठाकर मिलाया। वह मुस्कुराते हुए बताया, स्विच ऑफ। बाद में पंकज ने अखिल को पूरी बात बताकर बैंक में रिपोर्ट कराई। वह खाते को सीज करा दिया। पर एक खाते को सीज कराने से क्या होता है। और बाद में करीब 6 महीने बाद रिनी की शादी एक सुयोग्य लड़के से हो गई। मज़े की बात, विवाह इंटरनेट के मैट्रिमोनियल अकाउंट से ही हुआ। रिनी अपने ससुराल में खुश है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।